जरा सोचिए, दुनिया की आधी ताकत मतलब आधी दुनिया रातों रात गायब हो जाए तो सुनने में अजीब लगता है ना? पर ऐसा हुआ था। आज हम इतिहास के उसी नाटकीय मोड़ की कहानी में उतरने वाले हैं जब सोवियत संघ, जो दुनिया की दो महाशक्तियों में से एक था, अचानक टूटकर बिखर गया। ये कहानी है शीत युद्ध के अंत की और एक बिल्कुल नए दौर की शुरुआत की। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? एक महाशक्ति जिसका दबदबा दुनिया के आधे ही हिस्से पर था, वो बस यूं ही नक्शे से कैसे मिट गई? चलिए इस पूरी कहानी को ना एकदम शुरू से समझते हैं। तो इस कहानी की जड़ें हमें मिलती हैं दूसरे विश्व युद्ध की राख में। ये वो वक्त था जब पुरानी दुनिया खत्म हो रही थी और एक नई, दो हिस्सों में बटी हुई दुनिया जन्म ले रही थी। 1945 में जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ तो पूरी दुनिया ने सच में एक चैन की सांस ली। सबको लगा चलो भाई अब शांति का दौर आएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इस युद्ध के अंत ने शांति नहीं दी, बल्कि एक बिल्कुल नए और ज्यादा खतरनाक एक ठंडे संघर्ष की नींव रख दी। इस जंग ने ना दुनिया का नक्शा ही बदल डाला। जो पुराने बड़े बड़े साम्राज्य थे वो सब ढह गए, लेकिन जो सबसे बड़ा बदलाव आया वो था दो नई सुपर पावर्स का उदय। एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ सोवियत संघ यानी यूएसएसआर। और बस यहीं से शुरू हो गया कोल्ड वॉर यानी शीत युद्ध का दौर। तो ये कोल्ड वॉर या शीत युद्ध आखिर था क्या? देखिए, ये कोई आमने सामने की लड़ाई नहीं थी जहां सेनाएं लड़ रही हों। नहीं, ये लड़ाई थी विचारों की, दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाओं की। तो शीत युद्ध का मतलब था एक ऐसा अजीब सा तनाव जहां दोनों महाशक्तियां सीधे तो एक दूसरे से नहीं लड़ रही थीं, पर पर्दे के पीछे से वो पूरी दुनिया में अपना असर बढ़ाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही थीं। मतलब ये हथियारों से ज्यादा आइडियोलॉजी की जंग थी। और ये लड़ाई कितनी गहरी थी वो यहाँ एकदम साफ दिखता है। एक तरफ था अमेरिका और उसका गुट, जहां कैपिटलिज्म यानी पूंजीवाद और डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र था, मतलब हर किसी को आज़ादी। और दूसरी तरफ था सोवियत संघ, जहां कम्युनिज्म था, मतलब हर चीज पर सरकार का कंट्रोल। ये दो दुनियाएं एक दूसरे से बिल्कुल बिल्कुल अलग थीं। और बहुत जल्द ही विचारों की ये लड़ाई एक मिलिट्री डिवीजन में बदल गई। अमेरिका ने अपने साथी देशों के साथ मिलकर 1949 में बना लिया नाटो। तो इसके जवाब में सोवियत संघ ने भी 1955 में पूर्वी यूरोप के देशों के साथ वार्सा पैक्ट कर लिया। अब दुनिया साफ साफ दो खेमों में बंट चुकी थी। अब ये जो विचारों की लड़ाई थी ना, ये सिर्फ बातों या कागजों तक ही नहीं रही। इसने पूरी दुनिया को कई बार न्यूक्लियर वॉर यानी परमाणु युद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया। और अगर हम कोल्ड वॉर के सबसे खतरनाक पल की बात करें तो वो था क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। ये वो लम्हा था जब दुनिया सचमुच परमाणु युद्ध के सबसे ज्यादा करीब आ गई थी। हुआ ये कि 1962 में सोवियत संघ ने चुपके से अमेरिका के पड़ोस में क्यूबा में न्यूक्लियर मिसाइलें तैनात कर दी। अब जैसे ही अमेरिका को इसका पता चला, पूरी दुनिया की सांसें थम गईं। अगले 13 दिनों तक माहौल इतना तनावपूर्ण था कि लगा बस किसी भी पल परमाणु युद्ध छिड़ जाएगा। खैर, आखिर में डिप्लोमेसी की जीत हुई और ये बड़ा संकट टल गया। इस एक घटना ने ना एक सिद्धांत को हकीकत बना दिया था, जिसे कहते हैं म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन यानी पारस्परिक सुनिश्चित विनाश। मतलब दोनों सुपर पावर्स को यह पता था कि अगर एक ने भी बटन दबाया तो दूसरा भी दबाएगा और तबाही दोनों की होगी। शायद यही डर था जिसने दुनिया को बचाए रखा। अब देखिए, बाहर से तो सोवियत संघ एक बहुत बड़ी, बहुत ताकतवर शक्ति दिखता था, लेकिन अंदर ही अंदर उसका पूरा सिस्टम, उसकी व्यवस्था धीरे धीरे चरमरा रही थी। जो लोहे का पर्दा था ना, उसमें अब दरारें साफ दिखने लगी थीं। और इसकी वजहें कई थीं, और सारी की सारी अंदरूनी। एक तो इकोनॉमी पूरी तरह से ठप हो चुकी थी। लोगों को अपनी रोजमर्रा की जरूरत की चीजें तक नहीं मिल रही थीं, क्योंकि देश का सारा पैसा हथियारों की होड़ में जा रहा था। ऊपर से किसी को कोई राजनीतिक आज़ादी नहीं थी। और फिर अफगानिस्तान में जो लंबा और महंगा युद्ध चल रहा था, वो एक नासूर बन चुका था, जो देश को अंदर से खोखला कर रहा था। ऐसे में 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ के नए नेता बने। उन्होंने इस चरमराते सिस्टम को बचाने के लिए दो बड़े सुधार शुरू किए। पहला ग्लासनोस्त, जिसका मतलब था थोड़ा खुलापन, थोड़ी आज़ादी, और दूसरा पेरेस्ट्रोइका यानी इकोनॉमी का पुनर्गठन।
उनका इरादा तो सिस्टम को बचाने का था, लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा। इन सुधारों ने अनजाने में ही उसके पतन की रफ्तार को और तेज कर दिया। कह सकते हैं कि यही सुधार वो चिंगारी बन गई जिसने एक ऐसी आग भड़काई जिसे फिर कोई काबू नहीं कर सका। और देखते ही देखते एक महाशक्ति ताश के पत्तों के घर की तरह ढह गई। इसके बाद जो हुआ वो बहुत बहुत तेजी से हुआ। 1989 में बर्लिन की दीवार गिरी, जो सोवियत कंट्रोल के खत्म होने का सबसे बड़ा सिंबल था। फिर एक एक करके जो बाकी गणराज्य थे उन्होंने भी अपनी आज़ादी का ऐलान करना शुरू कर दिया, और आखिर में 25 दिसंबर 1991 को मिखाइल गोर्बाचेव ने इस्तीफा दे दिया, और इसी के साथ सोवियत संघ का औपचारिक तौर पर अंत हो गया। सोवियत संघ के टूटने से दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। कोल्ड वॉर खत्म हो गया, हथियारों की होड़ रुक गई, दुनिया के नक्शे पर 15 नए देश आ गए, और अमेरिका दुनिया की अकेली इकलौती सुपर पावर बन गया। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा था, इन नए आज़ाद हुए देशों का क्या होगा, खासकर रूस का, जिसे सोवियत संघ की पूरी विरासत मिली थी। उनके सामने अब एक बहुत बड़ी और बहुत दर्दनाक चुनौती इंतजार कर रही थी। कम्युनिज्म से सीधे कैपिटलिज्म की तरफ जाने की इस तेज और दर्द भरी प्रक्रिया को एक नाम दिया गया है, शॉक थेरेपी। इसका सीधा सीधा मतलब था कि अचानक से सारा सरकारी कंट्रोल हटा दो और सब कुछ प्राइवेट हाथों में सौंप दो। इस पूरी प्रक्रिया को एक नाम और दिया गया, इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल। और ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि देश के बड़े बड़े सरकारी उद्योग और कंपनियां कौड़ियों के दाम पर बेच दी गई, मतलब सचमुच कबाड़ के भाव। और इस शॉक थेरेपी के जो नतीजे निकले वो बहुत ही विनाशकारी थे। रूस का पूरा इंडस्ट्रियल ढांचा चरमरा गया, महंगाई आसमान छूने लगी, लोगों की जिंदगी भर की बचत रातों रात मिट्टी हो गई, समाज में अमीर और गरीब के बीच एक ऐसी गहरी खाई बन गई जो आज तक नहीं भर पाई है। कुल मिलाकर ये मॉडल एक कंप्लीट फेलियर माना गया। तो आज की हमारी ये पूरी चर्चा हम इसी एक बड़े सवाल पर खत्म करते हैं। 75 साल तक दुनिया ने 2 महाशक्तियां देखीं। उसके बाद जब दुनिया में सिर्फ एक सुपर पावर रह गई तो उसके क्या परिणाम हुए, और आज भी हम पर उसका क्या असर पड़ रहा है, इस पर सोचिएगा जरूर। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।